आज जो है हम टीचिंग का जो कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे डीएलएड का ऑनलाइन कोर्स। इसमें जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश। क्या कहते हैं? टीचिंग ऑफ इंग्लिश। देखिए, जो हमारा डीएलएड है इसमें दो सब्जेक्ट लैंग्वेज के होते हैं जिसे पेडागोजी सब्जेक्ट भी कहते हैं। एक तो आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी इनमें से कुछ भी चूज़ करना होता है, लेकिन इंग्लिश जो होती है वो कंपलसरी होती है, मैं बता दूं। तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक बात कि इस वाले सब्जेक्ट में आपके टोटल 5 यूनिट है। टोटल 5 यूनिट है, जिसमें से आज जो मैं कराने जा रही हूँ वो है यूनिट 1। और एक बात कि ये जो यूनिट 1 है ये पूरा कंप्लीट है इस वीडियो में। इसका कोई पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं है, ये पूरा यूनिट 1 कंप्लीट है। इसके बाद 4 यूनिट और आएंगे और आपका जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश वो 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इस यूनिट का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल करिकुलम। जब आप यूनिट का नाम पढ़ते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, लेकिन किस लेवल पे हो रही है? प्राइमरी स्कूल करिकुलम की। जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका क्या करिकुलम है, कैसे पढ़ाया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन करिकुलम, इट्स इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। इसमें क्या पढ़ना है आपको कि करिकुलम है क्या, उसके इम्पॉर्टेंस क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो मैं बात करूं अगर करिकुलम की तो एनसीएफ जो है 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा था कि इंग्लिश इज़ एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम। कि जो इंग्लिश है उसे हमें क्या करना है, एक सामाजिक सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज की तरह जो है रखना है। कहाँ पे? स्कूल करिकुलम में, जब हम स्कूल लेवल पे इसको पढ़ाएंगे। भाई क्यों? क्योंकि भाषा समाज से जुड़ी हुई होती है ना, और विद्यालय भी तो समाजीकरण का ही एक हिस्सा है, तो इसलिए, है ना। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि 26 आउट ऑफ 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 1 एंड अदर फ्रॉम क्लास 3 और 5। तो जो आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में से 26 ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश को क्लास 1 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं एज अ लैंग्वेज। क्लास 1 यानी जब बच्चे अब प्राइमरी शुरू ही होता है ना। उसके अलावा 26 के बाद जो रह गए वो क्या करते हैं, क्लास 3 या फिर 5 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं एनकेसी, नेशनल नॉलेज करिकुलम की, जो कि 2007 का है। ये बिलीव करता है टू टीच ऑर्डिनरी पीपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो ऑर्डिनरी या फिर जो नॉर्मल पीपल होते हैं हमारे, जो बाहर भी लोग भी हैं, उन सबको इंग्लिश की लैंग्वेज की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। लास्ट में लाइन आती है कि इंग्लिश इज एक्सेप्टेड एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। कि यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है कि इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में स्वीकृति दी गई है। ठीक है, ये तो थी फ्रेमवर्क और करिकुलम की बात। ये एकदम शॉर्ट नोट था। इसका नीचे अंडरलाइन भी आएंगे कि लाइन वाइज इसमें क्या क्या चीज़ें निम्नलिखित हैं। उससे पहले ये जो पैराग्राफ है स्टार लगा के दिया हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं आपके इस चैप्टर का निचोड़ है। तो क्या लिखा हुआ है, वी वॉन्ट टू इनेबल टीचर्स हु केयर अबाउट इंग्लिश टू हैव देयर वॉइस क्रिएट अ स्पेस इन देयर स्टूडेंट्स लाइफ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में लिंक्स एंड एस्टेब्लिश कम्युनिटीज टू शेयर आइडियाज, कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड करिकुलम प्लानिंग, encourage the creativity and innovation in approaches to teaching and learning needed to energize and enthuse learners। क्या कह रहा है ये पैराग्राफ कि जो टीचर्स हैं हमारे उनको क्या केयर करनी है अबाउट इंग्लिश, अपनी आवाज़ बुलंद रखनी है। क्रिएट अ स्पेस, एक स्पेस बना के देना है बच्चों को, एक कम्युनिटी बना के देनी है, और उनके आइडियाज़ जो हैं वो शेयर हो सकें ताकि, और उनको इंकरेज करना है, क्रिएटिविटी करवानी है उन्हें, और साथ ही साथ उनको एनर्जाइज और इंथसिस लर्नर्स बनाना है। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल्स अंडरलाइन द करिकुलम। अब जो ये करिकुलम हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत बताए गए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है फ्रेमवर्क 2005 और 7 का जरूर याद रखना। उसके अलावा ये जो कुछ पॉइंट है ये इस करिकुलम के अंदर आते हैं। पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट। कि भाषा क्यों पढ़ाई जाती है? बात सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं हो रही है, बात हो रही है लैंग्वेज की। तो भाई सीधी सी बात है, लैंग्वेज लर्निंग क्यों होती है? ताकि कम्युनिकेट कर सकें, संचार कर सकें, है ना।
दूसरी बात कि लैंग्वेज वेराइज, जो लैंग्वेज है वो कभी एक नहीं होती, वेराइज होती है, उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। आप ये देखेंगे कि भाषा जो है कदम कदम पर चेंज होती रहती है। इवन इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे ना जाने कितनी ही भाषाएं हैं, और भाषाएं तो छोड़िए, बोलियाँ उसके अंदर कितनी सारी हैं। तो लैंग्वेज जो है वो वेराइज होती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ बिकमिंग फैमिलियर विद अ न्यू कल्चर। बिल्कुल सीधी बात है। देखिए कि जब भी आप एक नया लैंग्वेज पढ़ते हैं तो साथ ही साथ आप एक नए कल्चर को जानते हैं। लाइक कोई वेस्टर्न स्कॉलर अगर इंडिया के बारे में पढ़ेगा, हिंदी लैंग्वेज सीखेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी जानेगा। वो रामायण महाभारत पढ़ेगा, हमारी संस्कृति जानेगा ना, कौन थे राम सीता, दिवाली दशहरा क्या है, क्यों मनाते हैं, है ना। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4, लैंग्वेज लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट टेक्स प्लेस थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्टिव टास्क। कि लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कब, जब हम उसकी मीनिंग तक पहुंचते हैं। देखिए कोई फ़ायदा नहीं है एक गवार, या फिर गवार मत कहिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है और आप उसके सामने क्या इंग्लिश में भाषण दिए जा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए एक जानवर का ही एग्जाम्पल लीजिए, उनको तो हमारी भाषा नहीं होती, आप चाहे उसके सामने कुछ भी करते हो, वो कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, वही है, वो यहाँ पे फुल सेट होती है। पॉइंट नंबर 5, लैंग्वेज स्किल्स आर इंटरडिपेंडेंट। कि जो लैंग्वेज की स्किल्स होती है ना बेटा, वो इंटरडिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट कैसे होती हैं कि हर एक बंदा जो है ना इसे अपने तरीके से लेता है। लाइक दो लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन दोनों जो हैं एक ही लैंग्वेज को सही बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के बोलने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। तो हो सकता है आपको किसी एक का पसंद है, दूसरे का नहीं। तो ये स्किल्स जो होते हैं इनबिल्ट होते हैं अपने आप। ठीक है। तो ये तो 5 पॉइंट्स थे हमारे, अंडरलाइन थे, क्या थे ये, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम थे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है द पर्पस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल। कि प्राइमरी लेवल पे जो हमें पर्पस है पढ़ाने का इंग्लिश लैंग्वेज को, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या क्या है, या फिर पर्पस क्या है, ये हमें पढ़ना है कि क्यों हम प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है, पॉइंट नंबर 1 आता है कि टुडे इंग्लिश हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। बात हो रही है वर्ल्ड की। इंग्लिश जो है ना वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है, और वो एक बहुत ही मेजर लैंग्वेज है, बहुत ही बड़ा लैंग्वेज है पूरे विश्व में। पॉइंट नंबर 2, रिच लिटरेचर साइंटिफिक एंड टेक्निकल नेचर। क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि इनका लिटरेचर बहुत बहुत रिच है, इनका साहित्य जो है ना बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ साइंटिफिक और टेक्निकल नेचर भी इनमें है। पॉइंट नंबर 3, वन ओनली लैंग्वेज ऑफ प्रिवेंटिंग आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। कि ये एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जो क्या करता है, आपको पूरे वर्ल्ड से जोड़ के रखता है। अगर आज के टाइम पर अगर कोई देश ये कह दे कि नहीं हम इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ना देखेंगे, ना कुछ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से आइसोलेट हो जाएगा। फिर उसका पूरे विश्व से ना ट्रेड रह पाएगा, ना कॉन्टैक्ट रह पाएगा। सो जो वो कंप्यूटर भी नहीं चला रहा है उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि वो अपनी ही लैंग्वेज ढूंढ रहा है, तो ये गलत है। पॉइंट नंबर 4, एक्सेस टू ट्रेजर ऑफ नॉलेज। जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो ऑफकोर्स आप अपने ज्ञान को बढ़ाते ही हैं, क्योंकि फिर आप उस लैंग्वेज के साहित्य को भी पढ़ते हैं, उसकी किताबें हो गई, उसके राइटर्स हो गए, तो ज्ञान बढ़ेगा ही ना, एक्सेस हो जाएगा ना। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द इंडिया। अगर आप न्यू लैंग्वेज पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एम्प्लॉयमेंट एक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, है ना। पॉइंट नंबर 6, कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप क्या करेंगे, वेस्टर्न अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से भी क्या हो पाएंगे, फेमिलियर हो पाएंगे। पॉइंट नंबर 7, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ट्रेड और इंडस्ट्री का लैंग्वेज बन चुका है। अगर आपको व्यापार या फिर उद्योग लगाना है तो आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको अंग्रेजी बोलने वाले मैनेजर रखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 8, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स टू कीप ऑल इंडियंस यूनाइटेड। ये क्या करता है, बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंड करता है और पूरे इंडिया को जोड़ के रखता है। देखिए सिर्फ इंग्लिश की ही बात नहीं हो रही है, कोई भी लैंग्वेज हो वो क्या करता है कि जोड़ने का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। तो लेकिन हम क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश को ही प्रेफर देना है। पॉइंट नंबर 9, पावरफुल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का कैसा लैंग्वेज है, पावरफुल। अब देखिए पावरफुल कैसे है, क्या है कि आज के टाइम पे आप इंडिया में खुद इस चीज़ को बिलीव करेंगे कि क्या होता है, अगर लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है और एक इंसान जो है इंग्लिश बोलना चालू कर दे तो बाकी सारे क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं बिल्कुल।
तो वो वहाँ पे ही दिख जाती है कि इंग्लिश कितना पावरफुल है। आजकल तो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश से ही जज भी करते हैं, जिसको इंग्लिश अच्छी आती है वही अच्छा नॉलेजेबल है। हालांकि ये गलत है, लेकिन फिर भी पावरफुल लैंग्वेज तो है ना। पॉइंट नंबर 10, इम्पॉर्टेंट प्लेस इन स्कूल करिकुलम। बिल्कुल, स्कूल करिकुलम में तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, डाल ही रखा है जब हम क्लास 1 से पढ़ा रहे हैं बच्चे को। चलिए आगे है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेबल यूजेज एंड फंक्शनैलिटी। तो इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, बस यही चीज़, चाहे आप नेचर समझें या कैरेक्टरिस्टिक समझें, दोनों का एक ही मतलब है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, विशेषताएं। तो किसी भी चीज़ की प्रकृति और विशेषताएं अलग हो सकती हैं क्या, नहीं, वही उसकी विशेषताएं हैं जो उसका नेचर है। तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज के नेचर के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन दे दूँ, क्योंकि जब भी आप लैंग्वेज का कुछ भी करते हैं, कोई भी लैंग्वेज करते हैं, तो डेफिनेशन देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बात अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हो रही है तो ऑफकोर्स इंग्लिश ही राइटर होगा कोई जिसकी हम डेफिनेशन लेंगे। लेकिन उसमें भी मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन ली है, डेफिनेशन बाय ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इंडिया में भी इसका इतना चलन है कि क्या बताऊँ। यहाँ पे भी लोग डिक्शनरी खरीदते हैं तो ऑक्सफोर्ड की, ट्रांसलेशन की किताब खरीदते हैं तो ऑक्सफोर्ड की, है ना। तो मैं एक एडवाइस दूंगी कि जब आप ये लैंग्वेज करते हैं तो जब आप लैंग्वेज का डेफिनेशन दे तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का जरूर दें। इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही अच्छी है, बहुत सटीक है, सिर्फ 1.5 लाइनों की डेफिनेशन है। देखिए क्या लिखा है कि वर्ड्स एंड द मेथड ऑफ कंबाइनिंग देम फॉर द एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट्स। दैट्स मीन कि वर्ड्स यानी शब्द और वो मेथड जो उसको कॉन्सेप्ट क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है हमारे एक्सप्रेशन को, थॉट को। ऐसे शब्द जो हमारे विचारों को जोड़ दे तो फिर वो क्या बन जाती है, भाषा। हाँ भाई, सीधी सी बात है, हम अपने मन में कुछ सोचेंगे एंड देन मुंह से शब्द निकालेंगे, बोल देंगे, तो वही हमारी भाषा हो जाती है। आगे पढ़ते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज भी रहेगा। पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज इज लर्न्ड। जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो सीखी जाती है, बिल्कुल सीखी जाती है, चाहे वो आपकी मदर टंग ही क्यों ना हो। आप इंडिया में पैदा हुए हैं, आपको हिंदी आती है, बहुत अच्छे से आती है हिंदी बोलने, लेकिन फिर भी जब आप स्कूल जाएंगे ना तो शुरुआत अ से अनार से ही करनी होगी, आपको हिंदी भी सीखनी पड़ेगी। तो भाषा क्या होती है, लर्न्ड होती है, सीखने योग्य होती है। पॉइंट नंबर 2, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भाषा होती है वो सोसाइटी के कल्चर से जुड़ी हुई होती है, रिलेटेड होती है। पॉइंट नंबर 3, लैंग्वेज इज स्पीसीज स्पेसिफिक। कि लैंग्वेज जो होती है वो हर स्पीसीज को स्पेशल बनाती है, अलग बनाती है। आप खुद सोचिए, इंसान को सभ्य बनाती है, जानवरों से अलग बनाती है, क्या फ़र्क है। हमें दर्द होता है, हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास भाषा है, जानवरों के पास नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमें स्पीसीज को स्पेशल अलग कर देती है ना, स्पेसिफाई कर देती है। पॉइंट नंबर 4, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। कि लैंग्वेज एक सिस्टम है। अब आप सोचेंगे लैंग्वेज सिस्टम कैसे, भाई ये कोई गवर्नमेंट है क्या कि अभी सिस्टम है। अरे बिल्कुल है। आप देखिए, चाहे हिंदी पढ़िए या इंग्लिश, क्या होता है, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारे सारे वर्ड कहाँ से आते हैं, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट से आते हैं ना, तो वो एक सिस्टम ही तो है, A to Z वाला जो है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, है ना। एक शब्द है BAT बैट, लेकिन ABT एप्ट, क्या ये कुछ होता है, नहीं। तो ये सिस्टम से काम करता है। पॉइंट नंबर 5, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। हाँ जी, कि जो लैंग्वेज है वो एक सिंबल वाला सिस्टम भी है, इसमें सिंबल्स भी होते हैं लैंग्वेज में, क्यों नहीं होते। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, क्वेश्चन मार्क, ये भी तो सिंबल है। ये क्या, अगर आप क्वेश्चन मार्क किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगा दे तो वो पूरा सेंटेंस ही बदल जाता है, क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये है। पॉइंट नंबर 6 है, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। टू इजी एंड सिंपल, कि लैंग्वेज क्या कम्युनिकेशन के लिए है। पॉइंट नंबर 7, गवर्न बाय अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स। कि जो हमारा लैंग्वेज है वो किसके द्वारा गवर्नड होता है, सेट ऑफ रूल्स, इनके रूल्स का सेट होता है। आप ये कहेंगे कि ये क्या है भाई, सेट ऑफ रूल्स क्या है, हमें सिस्टम तो समझ आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं, अगर आपने टेंस पढ़े होंगे पहले, तो आप क्या पढ़ते थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़ते थे ना, SOV। पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। कैसे, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो राम ईट्स फूड,
है ना। लेकिन वही हिंदी में आ जाओ तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन ऑब्जेक्ट और वर्ब आती है लास्ट में। राम खाना खाता है, राम हो गया सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे हमारे हिंदी में, और लास्ट में आती है क्रिया यानी वर्ब खाता है। तो ये इनके रूल्स होते हैं, ठीक है ना, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बहुत ज़रूरी है ये वाला पॉइंट। चलिए पॉइंट नंबर 8 है कि सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्ररी, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी जो सिंबल्स हैं या फिर जो लैंग्वेज के शब्द हैं वो क्या होते हैं, आर्बिट्ररी होते हैं। आर्बिट्ररी का मतलब होता है ज़बरदस्ती या फिर मनमाने ढंग से, मनमाना। अब लाइक क्योंकि जो भाषा है ना उसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है, स्वीकृति देती है। लाइक आप कुर्सी को कुर्सी ही बोलेंगे, मेज नहीं बोल सकते हैं, वरना लोग आपको पागल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है ना कि कुर्सी कुर्सी है और मेज मेज है। तो ये मनमाना है ना। कई बार सोचते नहीं, मैं तो बहुत सोचती थी या अभी भी कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं मैं आम को आम बोलूँगी, आम को सॉरी सेब बोलूँगी। किसने कहा है कि ये आम है, ये पीला है तो ये आम हो गया, ये सेब हो गया। तो ये नहीं है, आपकी मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पे, लैंग्वेज की मनमानी चलेगी। चलिए पॉइंट नंबर 9, लैंग्वेज इज सोशल, भाषा सामाजिक होती है। पॉइंट नंबर 10, लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, उसमें सिंबल्स होते हैं। लैंग्वेज इज वोकल, लैंग्वेज जो है मौखिक होती है, वोकल होती है। ऑफकोर्स इवन जब लैंग्वेज बनी थी, भाषा जो आई थी सबसे पहले, तो वो मौखिक ही थी, बाद में लिखित हुई है ना, तो वोकल तो होती ही है। पॉइंट नंबर 12, लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, कि जो लैंग्वेज है वो प्रोडक्टिव भी है और क्रिएटिव भी है। आप इसमें नए शब्द ला सकते हैं और क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं पुराने शब्दों के साथ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेब को आम और आम को सेब बोलेंगे। ये वो है, मान लीजिए आप राइटर हैं या आप लिखते हैं तो आप नए शब्दों को ला सकते हैं दूसरे भाषाओं से। लाइक हिंदी में कितने सारे उर्दू के शब्द हैं, तत्सम और तद्भव शब्द है ना, इस तरीके से। तो ये 12 के 12 पॉइंट क्या था, हमारा नेचर ऑफ लैंग्वेज था। इसमें से 10 तो आपको जरूर याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, नीड फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज लर्निंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रिल, प्रैक्टिस, डिमॉन्स्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है ओरल लैंग्वेज लर्निंग, ओरल लैंग्वेज लर्निंग, और दूसरा ड्रिल, और उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन और इलस्ट्रेशन। तो हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओरल लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। ओरल लैंग्वेज लर्निंग क्या होगी, आप खुद सोचिए। ओरल टेस्ट दिए हैं बचपन में ओरल टेस्ट जब टीचर सुनती थी खड़ा कर करके, तो ये वही ओरल लैंग्वेज लर्निंग वही है। ओरली सुनना, बच्चे से ओरली सिखाना या सीखना। इससे क्या होता है, वोकैब डेवलपमेंट, इससे बच्चे का वोकैब बढ़ता है, शब्दावली बढ़ती है, बच्चा नए नए शब्द सीखता है। लिसनिंग स्किल्स, अब भी देखो अगर आप उससे सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं इस लिसनिंग स्किल्स बढ़ेगी। वो भी सुनेगा कि क्लास में और बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या वो मेरे वाला तो नहीं बोल रहे हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं, है ना। तो लिसनिंग स्किल्स भी बढ़ती है। दूसरी अगली बात आती है कि सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स, जो मुश्किल शब्द होते हैं बच्चे उसको बोलना सीखते हैं। कैसे? ओरल लैंग्वेज लर्निंग से। जब वो ओरली उसको बोलते हैं, मान लीजिए कि वो एक बहुत ही कठिन शब्द है और वो उसका स्पेलिंग तो रट लिया है लेकिन बोलना नहीं आता, तो फिर बेकार है ना। आगे आते हैं, ड्रामेटिक प्ले आएगा इसमें और डायलॉजिकल रीडिंग भी आएगी। अब बात करते हैं ड्रिल की। तो ड्रिल क्या होता है, ये भी एक तरह का डायलॉग का प्रैक्टिस होता है। इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल मैनेजेबल चंक्स ऑफ लैंग्वेज की छोटी छोटी चीज़ों को भी बारीकी से समझाया जाता है और वो बच्चा क्या करता है, उसकी प्रैक्टिस भी करता है। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेशन, बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक्सप्रेशंस लाना भी बच्चा सीखता है। मान लीजिए नया लैंग्वेज है तो वो एक लाइन बोलेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस भी करेगा कि वो शॉक्ड हुआ है या खुश हुआ है ना। अगली बात है रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है, पता ही आपको, नाटक करवाना है स्टेज पे या कैसे भी क्लासरूम में। इससे क्या होता है, हमें इसमें क्या करना चाहिए। देखिए मैं एक बात बता दूं कि जब आप ये पढ़ रहे हैं ना सब्जेक्ट, डीएलएड में या इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट, तो आपको एज ए टीचर पढ़ना है। क्योंकि अब आप स्टूडेंट नहीं रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए ना।
अब आपको ये देखना है कि बच्चों को कैसे करवाना है ना। तो इसमें रोल प्ले में क्या करना है आपको, ब्रिंग इन सिचुएशंस फ्रॉम रियल लाइफ। आपको क्या करना है, हमें क्या करना है कि हम सिचुएशन ऐसी लेंगे जो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड हो। ड्रामा, सोशो ड्रामा, सिमुलेशन, हम कुछ भी करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, इम्प्रूव कन्वर्सेशन, बच्चे की कन्वर्सेशन बढ़ती है। गिव इंटरटेनमेंट, उनको इंटरटेनमेंट मिलता है। एक्सप्रेस हु दे आर, और हम ये समझ पाते हैं कि एक्चुअली में उनके गुण क्या हैं, वो क्या हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इलस्ट्रेशन, तो सबसे पहले मैं डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करूँ, इसकी हिंदी होती है प्रदर्शन, और इलस्ट्रेशन की बात होती है चित्रण। इलस्ट्रेशन को हम नीचे पढ़ेंगे, इसके दो पार्ट होते हैं, पिक्चोरियल इलस्ट्रेशन और वर्बल इलस्ट्रेशन। सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, यूज द राइम एंड डू मूवमेंट लाइक जोनी जोनी यस पापा एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जब आप प्राइमरी में होंगे आपको याद होगा कि आपकी टीचर आपको जब पोएम पढ़ाती थी तो क्या करती थी, या फिर हम अगर पढ़ाते हैं बच्चों को तो क्या करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे हाथों को ऊपर करते हैं और फिर ट्विंकल ट्विंकल करते हैं। हम क्या बता रहे होते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपने हाथों से मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो बच्चा समझता है कि अच्छा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यानी तारे क्या हैं, टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो इसे कहते हैं प्रदर्शन या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पिक्चोरियल इलस्ट्रेशन, मैंने बताया है इलस्ट्रेशन का मतलब है चित्रण। अब पिक्चोरियल है यानी पिक्चर दिखाई जाएगी। इसमें आप क्या क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड ड्राइंग, ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, स्केचेस बनाएंगे, फोटोग्राफ्स, मैच और टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर्स होते हैं वो दिखाकर बच्चों को समझाएंगे। वर्बल इलस्ट्रेशन क्या होता है, इसमें आप पोस्टर दिखाते हैं बच्चों को और समझाते हैं, या फिर इमेजिनेशन बाय स्टोरीज, आप बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे और बच्चा कहीं ना कहीं सुन के ही क्या करेगा, इमेजिन करेगा और चीज़ों को सीखेगा। इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है, आखिरी पॉइंट है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर से हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है। पॉइंट नंबर 1, फ्रॉम बिगनर टू एडवांस, कि हमें क्या करना है, हमेशा शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से, यानी बिगनर से हमें एडवांस की तरफ जाना है। अब ये नहीं कि बच्चा 4th में आ गया है और आता हो तो उसको ABCD भी नहीं और हम लगे हैं सिक लीव कराने में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, है ना। पॉइंट नंबर 2, इम्प्रूव लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एक टीचर की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी वो अपने बच्चे के अंदर भी ये गुण लाएगा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट के लिए उसका टीचर हमेशा परफेक्ट होता है, वही बात है। पॉइंट नंबर 3, क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या करना है इंग्लिश लैंग्वेज टीचर को, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि वो बच्चे के भी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। पॉइंट नंबर 4, ऑन नीड यूजिंग अप्रोप्रिएट मीन्स, कि अगर ज़रूरत पड़ती है आपको और आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आप दूसरे लैंग्वेजेस अभी सहारा लीजिए, बस बच्चे को समझ में आना चाहिए, है ना। पॉइंट नंबर 5, बाय सपोर्टिंग अदर सब्जेक्ट। आप लैंग्वेज के टीचर हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे पे बर्डन डालेंगे कि नहीं इसी को पढ़ो इसी को पढ़ो, क्योंकि भाई लैंग्वेज तो एक मीडियम होता है ना, साधन होता है, लेकिन आपको साथ ही साथ बाकी के सब्जेक्ट को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि एक टीचर का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा था। पॉइंट नंबर 6, क्लासरूम इन्वायरमेंट। आपको क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, अगर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आपको उस लैंग्वेज का माहौल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, रोल ऑफ केस मैनेजर, कि आपको केस मैनेजर की तरह काम करना होगा। मान लीजिए आपको कोई केस मिला है और आप उसको मैनेज कर रहे हैं, उस समय आपके लिए वो क्लास क्या हो जाएगी, केस हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8, कोऑपरेट एंड सपोर्ट देम। हमेशा बच्चों को सपोर्ट कीजिए और कोऑपरेट कीजिए। पॉइंट नंबर 9, एक्ट एज ए एडवोकेट, सपोर्ट फर्स्ट लैंग्वेज। आपको क्या करना होता है, एडवोकेट की तरह बच्चों को सपोर्ट करना होता है, साथ ही साथ फर्स्ट लैंग्वेज को भी सपोर्ट करना होता है। पॉइंट नंबर 10, रेफरल प्रोवाइड। अगर ज़रूरत पड़ती है, बच्चे को चीज़ समझ में नहीं आ रही है उस लैंग्वेज में, तो आप दूसरी चीज़ों को रेफरल कीजिए। नई किताबें, जरूरी नहीं एक ही किताब, एक ही राइटर की किताब आप जो है बच्चों के सर मढ़े जा रहे हैं, आपको रेफरल रीडिंग ला दीजिए, उनको पिक्चर्स दिखाइए, पोस्टर दिखाइए, ठीक है। तो ये था हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का यूनिट 1 प्राइमरी लेवल पे हमने जो है पढ़ लिया है। हमने एक्सपेक्टेशंस पढ़ ली है और इंग्लिश लैंग्वेज का नेचर पढ़ लिया है। तो ये यूनिट जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है।